हेलो एवरीवन, वेलकम इन मंथन टू सक्सेस। तो ये है केबीसी क्वेश्चंस का पार्ट 3 महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं लिखी होती हैं? तो भारतीय करेंसी नोट पर कुल मिलाकर 17 भाषाएं लिखी होती हैं, जिनमें से भाषा पैनल में 15 भाषाएं और इसके अलावा दो अन्य भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी होती हैं। तो ये है 15 भाषाओं का भाषा पैनल, जिसमें भाषाओं का क्रम है असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू, जिसमें सबसे ऊपर है असमिया भाषा और सबसे नीचे है उर्दू भाषा। इसके अलावा दो अन्य भाषाएं इंग्लिश और हिंदी में। भारतीय करेंसी और आरबीआई से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी यहीं पर जान लेना बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी और उसके बाद 1 जनवरी 1949 में इस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। पूर्व में इसका मुख्यालय कलकत्ता में था और इसे 1937 में स्थायी रूप से बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो जो हमारे भारतीय करेंसी होती है उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई गवर्नर के होते हैं। केवल 1 रुपए की जो करेंसी नोट होती है उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी या फिर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीटी देशमुख और वर्तमान और 25वें गवर्नर जो हैं वह हैं शक्तिकांत दास। एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के रूप में कार्य किया तो वो थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। हालांकि जो बर्मा वर्तमान म्यांमार है, भारत से 1937 में अलग हो गया था, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक सन 1947 अप्रैल तक का म्यांमार बर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा। इसी तरह आज़ादी के बाद जून 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य करता रहा और उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के पास करेंसी छापने के 4 प्रेस हैं, जिनमें से 2 प्रेस का स्वामित्व भारत सरकार के पास है और 2 का स्वामित्व आरबीआई के पास है। तो पहली प्रेस है नासिक महाराष्ट्र में, इसका स्वामित्व भारत सरकार के पास में है और दूसरी प्रेस है देवास मध्य प्रदेश में, इसका स्वामित्व भी भारत सरकार के पास में है। तीसरी जो प्रेस है वो मैसूर कर्नाटक में है, इसका स्वामित्व आरबीआई के पास में है और चौथी सालबोनी पश्चिम बंगाल में, इसका स्वामित्व भी आरबीआई के पास है। तो भारत की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी वर्ष 1926 में नासिक महाराष्ट्र में हुई थी और उसके बाद जो देवास मध्य प्रदेश की प्रिंटिंग प्रेस थी वो वर्ष 1975 में शुरू हुई थी। इसके अलावा भारत सरकार के स्वामित्व में 4 टकसालों में सिक्के ढाले जाते हैं, जिन्हें मिंट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे मिंटिंग होती है और ये मिंटिंग मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित अब तक का जो सबसे उच्चतम मूल्य वर्ग का नोट है वो 10,000 रुपए का है, जिसे 1938 में पहली बार मुद्रित किया गया था और इसे वर्ष 1946 में पुनः विमुद्रीकृत कर दिया गया और 10,000 रुपए का नोट उसके बाद पुनः वर्ष 1954 में छापा गया था और इसे वर्ष 1978 में फिर से विमुद्रीकृत कर दिया गया। भारतीय मुद्रा का चिन्ह आईआईटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर उदय कुमार द्वारा दिया गया और इस चिन्ह को पहली बार जुलाई 2010 में जनता के लिए पेश किया गया। इसके अलावा आरबीआई द्वारा दृष्टिहीनों और दृष्टिबाधितों के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है, जिसकी मदद से वे किसी भी मूल्य वर्ग के नोट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो इस ऐप का नाम है मनी मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर और अंतिम बार जो भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी हुई थी वो 8 नवंबर 2016 को हुई थी, जिसमें 500 और 1,000 रुपए के नोट का विमुद्रीकरण किया गया और इसके साथ ही 500 और 2,000 रुपए के नए नोट जारी किए गए थे। दूसरा प्रश्न है, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक पूर्णा बनर्जी थे, जिन्होंने वर्ष 1920 के बेल्जियम एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया था और पूर्णा बनर्जी 400 मीटर रेस के धावक थे। वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक्स के जो उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे वो थे पीवी सिंधु और अजंता शरद कमल। इसके अलावा जो समापन समारोह के ध्वजवाहक थे वो थे पी आर श्रीजेश और मनु भाकर। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को कुल 6 पदक मिले थे और पदक तालिका में 71वें स्थान भारत को मिला था, जिसमें से 1 रजत और 5 कांस्य भारत को मिले थे और इस ओलंपिक में प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला था, जिसमें अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते थे और 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य पदक जीते थे। अगले ओलंपिक जो 4 वर्ष बाद
वर्ष 2028 में होंगे। उनका आयोजन लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा और इस ओलंपिक में 6 नए खेल शामिल किए गए हैं, जो हैं बेसबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश। और वर्ष 2032 का जो ओलंपिक्स का आयोजन होगा वो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा और 2036 के ओलंपिक्स के लिए भारत अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। विश्व स्तरीय खेलों की सबसे बड़ी संस्था आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है लॉजेन स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा इसके 111 एक्टिव मेंबर्स हैं और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, इंग्लिश और जो होस्ट कंट्री है वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। साथ ही इसके प्रेसिडेंट हैं थॉमस बाक और आईओसी का जो मोटो है सीटीएस, एलटीएस, फोर्टियस या फिर इंग्लिश में इसको कहेंगे तो फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तीसरा प्रश्न है डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म और फ्यूचर स्किल्स किस मिशन के प्रमुख पिलर्स में से एक है। ये जो डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म और फ्यूचर स्किल्स हैं ये इंडिया एआई के 7 प्रमुख पिलर्स में से एक है। तो इंडिया एआई भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य है मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क इन इंडिया। इसके तहत भारत सरकार ने 10,371 करोड़ रुपए का बजट पास किया है और इसके प्रमुख पिलर्स हैं कंप्यूट कैपेसिटी, इनोवेशन सेंटर, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फ्यूचर स्किल्स, स्टार्टअप फाइनेंसिंग, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेटा सेट प्लेटफॉर्म और फ्यूचर स्किल्स इस इंडिया एआई के कंपोनेंट्स हैं। चौथा प्रश्न है भारत के वर्तमान थल सेनाध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फिर आर्मी चीफ कौन है। तो वर्तमान आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी। इसके अलावा भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान और जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वो थे जनरल विपिन रावत और ये दोनों व्यक्ति उत्तराखंड के पौड़ी जिले के रहने वाले हैं। भारतीय थल सेना या फिर इंडियन आर्मी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आर्मी डे होता है 15 जनवरी को क्योंकि इस दिन 15 जनवरी 1949 को जनरल के.एम. करियप्पा जो भारत के पहले आर्मी चीफ थे, इन्होंने ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी और भारतीय सेना की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश इंडियन आर्मी के रूप में और 26 जनवरी 1950 से इसे भारतीय थल सेना का नाम दिया गया। प्रथम थल सेनाध्यक्ष रहे फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा और भारत में वर्तमान आर्मी कमानों की संख्या है 7, जिसमें से 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 प्रशिक्षण कमांड है, जो हैं पूर्वी कमान कोलकाता में, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर हरियाणा में, उत्तरी कमान उधमपुर जम्मू कश्मीर, दक्षिणी कमान पुणे महाराष्ट्र, दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर, केंद्रीय कमान लखनऊ और ट्रेनिंग कमान शिमला में स्थित है। थल सेना दिवस 2024 का आयोजन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था और 2025 में इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में होगा। भारतीय थल सेना की सर्वोच्च रैंक जिसे फील्ड मार्शल कहा जाता है, ये अभी तक केवल 2 व्यक्तियों को मिली हुई है, जिनमें से सैम मानेकशॉ और के.एम. करियप्पा हैं। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः। इसके अलावा भारतीय सेना के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास हैं, जिनमें से नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच, संप्रीति भारत बांग्लादेश के बीच, हैंड इन हैंड भारत चीन के बीच, शक्ति भारत फ्रांस के बीच, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका के बीच, मैत्री भारत थाईलैंड के बीच, एक्वेरिन भारत मालदीव के बीच, सूर्य किरण भारत नेपाल, वज्र प्रहार भारत अमेरिका, अजय वॉरियर भारत ब्रिटेन, इंद्र भारत रूस, कोबरा गोल्ड भारत अमेरिका थाईलैंड सहित अन्य देशों के बीच, लामितीय भारत सेशल्स के बीच, प्रबल दोस्तयक भारत कजाकिस्तान के बीच, खंजर भारत किर्गिस्तान के बीच, इम्बेक्स भारत म्यांमार के बीच, अलनागा भारत ओमान के बीच, धर्मा गार्जियन भारत जापान के बीच, बोल्ट कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर के बीच, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच, डेजर्ट साइक्लोन भारत यूएई के बीच ये एक्सरसाइज आयोजित होती हैं, जिनमें से कई सारी एक्सरसाइजेज एग्जाम में पूछी जाती हैं और इनमें अक्सर कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में रहता है। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो नौसेना दिवस नेवी डे होता है 4 दिसंबर को क्योंकि इस दिन ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत 4 दिसंबर 1971 को भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची नौसैनिक अड्डे पर हमला बोल दिया था और इस ऑपरेशन की सफलता को ध्यान में रखते हुए 4 दिसंबर को हर साल नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय नौसेना की स्थापना 5 सितंबर 1612 को रॉयल इंडियन नेवी के रूप में हुई थी और 26 जनवरी 1950 को इसे भारतीय नौसेना का नाम दिया गया। प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष रहे रामदास कटारी और वर्तमान नौसेनाध्यक्ष हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। साथ ही भारतीय नौसेना में कमानों की संख्या है 3, जिनमें से 2 ऑपरेशनल कमांड हैं और 1 प्रशिक्षण कमान है और ये कमान है पश्चिमी नौसेना कमान जो कि मुंबई में स्थित है और पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम में और दक्षिणी नौसेना कमान प्रशिक्षण कमान के रूप में कोची केरल में स्थित है। नौसेना दिवस 2023 का आयोजन सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय नौसेना का जनक कहा जाता है छत्रपति शिवाजी भोसले को। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य है शंख नो वर्णः, जिसका अर्थ है महासागर के देवता हमारे लिए शुभ हों।
इंडियन नेवी की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स यूनिट का नाम है मार्कोस या फिर मरीन कमांडो फोर्स। भारतीय नौसेना के जो प्रमुख युद्धाभ्यास हैं मालाबार, जो कि भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है। वरुण एक्सरसाइज भारत फ्रांस के बीच में। ला पेरोस भारत ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। समुद्री ड्रैगन भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, दक्षिण कोरिया के बीच में होती है। कोंकण भारत और ब्रिटेन के बीच में। AIME आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज भारत और आसियान देशों के बीच में। सालवेक्स भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। स्लीनेक्स भारत श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया के बीच। अल मोहद अल हिंदी भारत सऊदी अरब के बीच। कोमोडो भारत सहित 36 अन्य देश के बीच। ऑस इंडेक्स भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच। सिम्बेक्स भारत सिंगापुर के बीच। जायद तलवार भारत UAE के बीच में आयोजित होती है। तीसरी प्रमुख सेना भारतीय वायुसेना के बीच में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारतीय वायुसेना दिवस होता है 8 अक्टूबर को, क्योंकि इस दिन ही भारतीय वायुसेना की स्थापना रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, और 26 जनवरी 1950 को इसे इंडियन एयरफोर्स का नाम दिया गया। प्रथम भारतीय वायुसेना अध्यक्ष थे सुब्रतो मुखर्जी, और वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी, और 30 सितंबर 2024 से अभी अमरप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बना दिए गए हैं। वायुसेना कमानों की संख्या है 7, जिनमें से 5 ऑपरेशनल कमान है और 2 फंक्शनल कमान है। तो ये इस प्रकार हैं। पूर्वी वायु कमान शिलोंग मेघालय में। पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली, जो कि सबसे बड़ी वायुसेना कमान है। मध्य वायु कमान प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम केरल में। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान गांधीनगर गुजरात में। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु कर्नाटक में, और रखरखाव कमान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। वायुसेना दिवस 2024 परेड का आयोजन ताम्रम वायुसेना स्टेशन चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तम, दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना के प्रमुख युद्धाभ्यास इस प्रकार से हैं। गरुड़ फ्रांस भारत के बीच। इंद्रधनुष भारत ब्रिटेन के बीच। वीर गार्जियन भारत जापान के बीच। डेजर्ट फ्लैग भारत सहित 10 अन्य देश। कोबरा वॉरियर भारत ब्रिटेन और प्रमुख अन्य देश। कोप इंडिया भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जापान के बीच। ओरियन भारत सहित बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इनियोकोस भारत ग्रीस सहित अन्य देशों के बीच। ब्राइट स्टार भारत मिस्र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों के बीच। संवेदना भारत सहित अन्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच। डेजर्ट नाइट भारत फ्रांस और UAE के बीच होती है। 5वां प्रश्न है वाई भारत मैटर्स और द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड किस राजनेता की पुस्तकें हैं? तो इसका आंसर है S जयशंकर, जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों और उनके लेखकों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग थी मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा। टुवर्ड्स फ्रीडम जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। जखन छोटो चिलम मेरे बचपन में, जिसका अर्थ है ये लिखी थी सत्यजीत रे ने। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा ने। अग्नि की उड़ान अब्दुल कलाम की प्रमुख पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा। मैं नास्तिक क्यों हूँ भगत सिंह की आत्मकथा। अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। माई लाइफ माई मिशन स्वामी रामदेव। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की पुस्तक है। फ्रीडम इन एग्जाइल दलाई लामा। गोल्डन गर्ल PT उषा। फास्टर देन लाइटनिंग हुसैन बोल्ट। ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स आइंस्टाइन की। माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की पुस्तक है। इसके अलावा अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स की। द सब्सटेंस एंड द शेडो दिलीप कुमार की पुस्तक है। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह। एस अगेंस्ट ऑड्स सानिया मिर्जा। ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह। टॉम ऑफ सेंट गीतांजलि श्री। वेयरअबाउट्स जुम्पा लाहिरी। द वेल्थ ऑफ द नेशंस एडम स्मिथ। एटर्नल इंडिया इंदिरा गांधी। द गाइड RK नारायण। द नाइट ट्रेन एट देवली रस्किन बॉन्ड। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी। अ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू। सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद। द गार्डनर रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, और ये सारी पुस्तकें अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछी जाती हैं। छठा प्रश्न है भारत के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस सूची के नवीनतम जोड़े हैं जिससे इनकी कुल संख्या 82 हो गई है? तो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रमसार आर्द्रभूमि स्थल हैं, और वर्तमान में रमसार साइट्स की संख्या भारत में 82 नहीं 82 के बाद 85 हो गई है, जिसमें 3 और रमसार स्थल जोड़ दिए गए हैं, जो हैं तमिलनाडु का नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य, काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, ये 2 तमिलनाडु से हैं, और तीसरा पक्षी अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश का तवा जलाशय।
जबकि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार राज्य में स्थित हैं। तो रमसार या रामसर वेटलैंड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। रमसार कन्वेंशन आर्द्रभूमि के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 2 फरवरी 1971 को ईरानी शहर रामसर में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। और वर्तमान में 172 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं और भारत ने इस संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। और 85 आर्द्रभूमि स्थलों के साथ ही भारत एशिया में सर्वाधिक रमसार भूमि वाला स्थल बन गया है। ब्रिटेन में सर्वाधिक 175 और मैक्सिको में 144 रमसार स्थल हैं। चिल्का झील उड़ीसा की और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का भारत के ये प्रथम 2 रमसार स्थल हैं, जो कि वर्ष 1982 में रमसार स्थल बने थे। भारत में सबसे अधिक रमसार स्थल तमिलनाडु में 18 और उत्तर प्रदेश में 10 हैं। वर्तमान में विश्व में लगभग 2500 से अधिक रमसार स्थल हैं और भारत का सबसे बड़ा रमसार स्थल सुंदरबन पश्चिम बंगाल में और सबसे छोटा रमसार स्थल है रेणुका वेटलैंड हिमाचल में। 7वां प्रश्न है, कतरनी, काला नमक और मणिपुरी ब्लैक किस फसल की विभिन्न किस्में हैं? तो ये किस्में चावल की हैं। चावल की अन्य प्रमुख किस्मों में से हैं बिहार की कतरनी और मरचा, उत्तर प्रदेश की काला नमक, मणिपुर की मणिपुरी ब्लैक, पश्चिम बंगाल की स्वर्ण IR36 और सोना मसूरी, असम की चौकुआ चावल और बाओ धान, महाराष्ट्र का वाड़ा कोलम और अम्बे मोहर, केरल का जीरक कासला और नवारा, पंजाब और हरियाणा का बासमती, शरबती और परमल। 8वां प्रश्न है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल येलोस्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा विश्व के कुछ अन्य प्रमुख नेशनल पार्क हैं नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क ग्रीनलैंड में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, कावेरी नेशनल पार्क ईरान, ग्रैंड कैनियन अमेरिका, सेरेंगेटी नेशनल पार्क तंजानिया, गोलापैगस नेशनल पार्क इक्वाडोर, क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका, टॉरस डेल पेन नेशनल पार्क चिली में, ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क ऑस्ट्रेलिया, योसेमाइट नेशनल पार्क अमेरिका, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क अमेरिका, गोरीम नेशनल पार्क टर्की और बैंफ नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। 9वां प्रश्न है, MS एक्सेल में शिफ्ट प्लस F11 का क्या उपयोग है? तो शिफ्ट प्लस F11 का उपयोग है न्यू वर्कशीट को इंसर्ट करने के लिए। इसके अलावा फंक्शन कीज़ का भी कुछ स्पेसिफिक उपयोग है MS एक्सेल में, जो कि F1 से लेकर F12 तक होते हैं। तो इन्हें देखते हैं। F1 है एक्सेल हेल्प के लिए, F2 है एक्टिव सेल को एडिट करने के लिए, F3 है पेस्ट नेम डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए अगर उसमें पहले से डिफाइंड कोई नेम्स हैं, F4 है लास्ट एक्शन को मल्टीपल टाइम रिपीट करने के लिए, F5 है गो टू डायलॉग बॉक्स को डिस्प्ले करने के लिए, F6 डिफरेंट पैनल्स में मूव या स्विच करने के काम आता है, F7 स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को शो करता है, F8 सेलेक्टेड रेंज को एक्सपेंड या एनलार्ज करने के काम आता है, F9 कैलकुलेट डिस्टेंस के काम आता है, F10 मेन्यू बार को एक्टिवेट करता है, F11 चार्ट शीट क्रिएट करता है सेलेक्टेड रेंज के लिए, F12 या ऑल्ट F2 फंक्शन सेव एज डायलॉग बॉक्स को शो करता है। 10वां प्रश्न है, ब्रिटेन द्वारा इनमें से किस देश पर कभी आक्रमण नहीं किया गया? तो ब्रिटेन द्वारा इनमें से आइवोरी कोस्ट पर कभी आक्रमण नहीं किया गया। तो भारत पर लगभग 200 वर्ष शासन करने वाले ब्रिटेन ने विश्व के लगभग 90% भागों पर आक्रमण किया, जिसे आप यहाँ नीले रंग में देख सकते हैं विश्व के मानचित्र में। और ये वो देश हैं जिनमें ब्रिटेन ने कभी आक्रमण नहीं किया, जो कि केवल 22 देश हैं। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने सबसे पहले आयरलैंड पर आक्रमण किया और 1556 में उसे अपना पहला उपनिवेश बनाया और इसके बाद ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप में अपने उपनिवेश बनाए, जो बाद में USA, कनाडा, बेलीज, बहामास, जमैका, बारबाडोस, त्रिनिदाद टोबैगो और गुयाना देश बन गए। 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन ने अफ्रीका में कई उपनिवेशों को नियंत्रित किया, जो वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, लोसोथो, जिम्बाब्वे, मलावी, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, युगांडा, सोमालिया, कैमरून, नाइजीरिया, घाना, सिएरा लियोन, गाम्बिया, सूडान, दक्षिण सूडान और मिस्र देश हैं। एशिया में ब्रिटेन ने 19वीं और 20वीं शताब्दी में इजराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, यमन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार और इन देशों को नियंत्रित किया। और प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन ने पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी, सोलोमन द्वीप, नाउरू, समोआ और टोगो को नियंत्रित किया। ब्रिटिश साम्राज्य ने दुनिया भर के 56 संप्रभु देशों को नियंत्रित किया, जो कि वर्तमान में 56 से अधिक देश हो चुके हैं। नेपाल, भूटान, ईरान, सऊदी अरब, जापान, कोरिया और थाईलैंड ऐसे देश हैं जो ब्रिटेन के कभी गुलाम नहीं रहे। 11वां महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हुआ? तो ताजमहल का निर्माण कुल 22 वर्षों में पूरा हुआ, क्योंकि इसमें मकबरे के निर्माण के साथ ही आसपास की इमारतों और बगीचे के सजावट का कार्य भी शामिल था। ताजमहल संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इस प्रकार है। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर बना हुआ है। इसे
मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें मुमताज़ महल भी कहा जाता है, उनकी याद में बनाया था और इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ और 22 वर्ष बाद 1653 में पूर्ण हुआ। जब मुमताज़ को कब्र में दफनाया गया तब मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने इस इमारत का नाम रौजा-ए-मुनव्वरा रखा था। इसका अर्थ है जगमगाता हुआ मकबरा। और कुछ समय बाद शाहजहाँ ने अपनी बेगम को श्रद्धांजलि देने के लिए इसका नाम ताजमहल रख दिया। ताजमहल के मुख्य वास्तुकार और निर्माण करते हैं उस्ताद अहमद लाहौरी और ताजमहल फ़ारसी, तुर्क और भारतीय इस्लामी वास्तुकला के घटों का सम्मिलन है और वर्ष 1983 में ताजमहल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो आई होप आपको ये महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन का नया पार्ट बहुत पसंद आया होगा और आप लाइक, शेयर और कमेंट के जरिए मेरे इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मंथन टू सक्सेस।